Welcome to the quick lesson series of economics for BCom and ADC एग्ज़ाम्स। ये इकोनॉमिक्स की क्विक लेसन की सीरीज़ की वीडियो है बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 8 करवाया जा रहा है जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट जो है इसकी डेफिनेशन, इसका आखिर मतलब क्या है ये समझना भी ज़रूरी है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट means all willing and able individuals are employed at prevailing wages, not zero unemployment। so full employment जो है एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन होती है जिसके अंदर तमाम इंडिविजुअल्स, ऐसे तमाम इंडिविजुअल्स जो कि विलिंग होते हैं और एबल टू वर्क होते हैं प्रिविलेज वेज रेट के ऊपर, वो एम्प्लॉयड होते हैं। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जो कि काम करना भी चाहते हैं और वो कर भी सकते हैं, और जो प्रिविलेज वेजेस चल रही होती हैं उस उन रेट्स के ऊपर वो एम्प्लॉयड होते हैं। और इसका ये भी मतलब नहीं होता कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसका ये भी मतलब नहीं होता, क्योंकि कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहती है इकॉनमी में और वो इस वजह से नहीं होती कि गवर्नमेंट की कोई ख़राब पॉलिसी की वजह से, वो कुछ फ्रैक्शनल या वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी होता है कि अब कुछ लोग वॉलेंटरी तौर पर अनएम्प्लॉयड है, या फिर फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इनके ट्रांजिशन हो रही होती है लोगों की, जब जॉब्स के दरमियान जो ट्रांजिशन हो रही होती है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर वो होते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट या मार्केट की वजह से नहीं होते। सो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। फिर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आती है, और ये वही चीज़ है कि फ्रैक्शनल और वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट ये हर वक्त रहती है। जॉब ट्रांजिशन हो रही है, लोग एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जा रहे हैं, या फिर वर्क फोर्स एंट्री हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन की वजह से। सो फुल एम्प्लॉयमेंट जो है इसको कंसिडर किया जाता है एक आइडियल स्टेट के तौर पर, जहाँ पर इकॉनमी जो है वो यूटिलाइज कर रही है उसके लेबर रिसोर्सेज को एफिशिएंसी के साथ, और कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट जो है वो लैक ऑफ डिमांड की वजह से नहीं है, बल्कि वो नेचुरल जॉब टर्नओवर की वजह से होती है। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो अक्सर एसोसिएट करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट और जो कॉन्सेप्ट है नन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि NAIRU जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जो कि ये कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बिलो है, बिलो विच इन्फ्लेशन टेंड टू राइज, यानी कि अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ये एक गोल होता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एक इकोनॉमी, हेल्थी इकोनॉमी को मैक्सिमम आउटपुट के साथ और मिनिमल आइडल लेबर रिसोर्सेज के साथ। सो काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की काइंड समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि क्यों जो है वो फुल टोटली जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है टोटली तौर पे फुली तौर पे जो है वो ख़त्म क्यों नहीं हो सकती, और वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है। सो अनएम्प्लॉयमेंट को कैटेगराइज किया जाता है कई सारी जो है वो टाइप्स के ऊपर। तो जो कॉमन टाइप्स हैं उनमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। ये तब होती है जब इंडिविजुअल जो है वो टेम्परेरीली तौर पर क्या कर रहे होते हैं, जॉब्स के दरमियान जो है वो होते हैं, यानी कि दरमियान में एक जॉब से दूसरी जॉब के दरमियान में आ गए वो छोड़ के, और वो सर्च कर रहे होते हैं बेटर मैचेस के लिए, और यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होता है क्योंकि वो ज़्यादा बेटर की तलाश में होते हैं। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये आती है जब मिसमैच होता है टेक्नोलॉजिकल या चेंजेस की वजह से, इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और लोग जो है वो अपने आप को जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज नहीं कर सके, खुद को तब्दील नहीं कर सके, या फिर इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट आता है और उससे जॉब की अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है। और हमारे यहाँ पे इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी देखने में आती है कि मिसमैच बहुत ज़्यादा देखने में आता है। एक तरफ लोगों ने ऐसे लोग हैं कि जिनके पास स्किल नहीं है, वो उनका जो है वो मिसमैच है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है और बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज भी है और स्किल भी है, तो इसकी वजह से उनका लेवल इतना हाई है कि उस लेवल की उनको जॉब नहीं मिल रही होती। तो इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत देखने में आती है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है,
जो कि लिंक टू इकोनॉमिक डाउन टर्म व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस डिक्लाइंस कॉजेस कॉजिंग जॉब लॉसेस, यानी कि एक ये जो है बिजनेस साइकिल से लिंक होती है। जब इकोनॉमिक डाउन टर्म होगा, डिमांड जो है गुड्स और सर्विस की कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली बात है उसके बनाने वालों की भी डिमांड कम हो जाएगी और उसी से फिर जॉब लॉस होती है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, सो ये जो है कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर ये होती है जो सीज़न के हिसाब से जहाँ पर काम किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, टूरिज़्म हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, और आइस फैक्ट्री को भी हम ले सकते हैं इसके अंदर। सो नाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सो जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है, सो इक्विलिब्रियम जो होता है नेशनल इनकम का, वो ऐसे पॉइंट पर होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। अब वैसे तो आपने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में मिलते हैं उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में मिलते हैं। और जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे होते हैं तो जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, उस पॉइंट को वहीं पर इक्विलिब्रियम जो है वो आता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक टर्म में टोटल स्पेंडिंग इकोनॉमी की मैच करना चाहिए जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। और एग्रीगेट डिमांड जो होती है, अगर हम एग्रीगेट डिमांड में देखें, एग्रीगेट डिमांड में जो है वो क्या आ जाती है, कंजम्पशन आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ गई, नेट एक्सपोर्ट आ गई, ये तमाम चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। और नेट एक्सपोर्ट जो है वो क्या है, एक्सपोर्ट में से जब हम इंपोर्ट को निकाल देते हैं, और जब ये कंपोनेंट डिमांड के इक्वल होते हैं टोटल प्रोडक्शन के, इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है और कोई टेंडेंसी नहीं होती इनकम लेवल के लिए कि वो चेंज हो। सो अगर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाए एग्रीगेट सप्लाई से, उससे ज़्यादा हो जाए, डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई कम हो गई, तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, यानी कि महंगाई होती है। हमारे यहाँ पे अक्सर जो महंगाई हम देखते हैं उसकी ये भी एक वजह होती है कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई इतनी नहीं है लेकिन एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है और उसी से जाहिर बात है फिर महंगाई होती है। और इसका उलट भी हो सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड के मुकाबले में, तो उसके भी नुकसान होते हैं। उससे फिर ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है और ये रिसोर्सेज जो है वो अनयूज्ड रहते हैं क्योंकि वो यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहे, इतनी डिमांड नहीं आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन भी हमारे यहाँ पे देखने में आती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब लोगों के हाथों में पैसे नहीं होते इतने, तो डिमांड इतनी गिर जाती है कि फिर उसकी वजह से सप्लाई जो है वो होती भी है तो लोग ख़रीदने वाले नहीं होते। लेकिन ये एक स्पेसिफिक जो है वो चीज़ों के लिए होता है, कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी होती हैं उनके लिए ऐसा होता है जो कि बेसिक नीड की चीज़ें नहीं है नॉर्मली तौर पर। सो बहुत से जो है वो एनालिटिकल मॉडल्स हैं, और इस तरह के मॉडल जो वो एडवांस जो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट होते हैं, कोर्स होते हैं, वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में आते हैं, जैसे कि कीन्जियन क्रॉस हो गया और ISLM कर्व होता है। ये भी इसके ज़रिए जो है वो इन सब के ज़रिए क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और डिटरमाइन किया जाता है जो इक्विलिब्रियम होता है उसको। सो नाउ द कीन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो जो कीन्जियन थ्योरी है इनकम की और एम्प्लॉयमेंट की, उसको डेवलप किया है इकोनॉमिस्ट जॉन मैनियार्ड कीन्स ने, और एम्फेसाइज किया है जो रोल है एग्रीगेट डिमांड का डिटरमाइन करने के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को। और कीन्स के मुताबिक अगर हम देखें, सो डाउन टर्न इकोनॉमिक डाउन टर्न जब होता है तो उस दरमियान इनसफिशिएंट डिमांड की वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेरोज़गारी होती है, और फिर अंडर यूटिलाइजेशन होती है रिसोर्स की, रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा होता क्योंकि डिमांड ही नहीं होती इतनी।
सो कीन्स ने आर्ग्यू किया कि मार्केट जो है वो हमेशा ख़ुद से अपने आप को सही नहीं करती, क्योंकि कीन्सियन इकोनॉमिस्ट से पहले कि जो इकोनॉमिस्ट होते थे वो फ्री मार्केट के ऊपर चलते थे, यानी कि उनका कहना ये होता था कि मार्केट जो है वो अपने आप को ख़ुद से सही कर लेती हैं ऑटोमेटिकली, यानी कि एक इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट भी दिया गया इकोनॉमिस्ट की तरफ से। तो ये कीन्सियन से पहले की बात है, लेकिन कीन्सियन इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, कीन्स के मुताबिक मार्केट अपने आप को ख़ुद से जो है वो सही नहीं कर सकती, और जब ख़ुद से सही नहीं कर सकती तो फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट आता है कि गवर्नमेंट की ज़ाहिरी बातें इंटरवेंशन ज़रूरी होती है ताकि मार्केट को सही किया जा सके। और उसके अंदर फिर जो है वो क्या होता है कि गवर्नमेंट स्टिमुलेट करती है डिमांड, गवर्नमेंट स्पेंड भी करती है, टैक्स कट करती है डिमांड को बढ़ाने के लिए, रिड्यूस करती है अनएम्प्लॉयमेंट को भी जब इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है। तो कीन्सियन से पहले जो इस तरह की जो इकोनॉमिस्ट के कॉन्सेप्ट है इनविजिबल हैंड के और ये कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी नहीं है, तो कीन्स ने आगे इस कॉन्सेप्ट को की मुखालफत की और एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था, और प्रैक्टिकली इससे बहुत सी इकोनॉमीज़ जो है वहाँ पर डिमांड जो है उसके अंदर इजाफा हुआ गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से। सो अब कीन्सियन जो कॉन्सेप्ट्स थे अगर हम उनको देखें तो कीन्स ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि कंजम्पशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया, लिक्विडिटी प्रेफरेंस हो गया, एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे चेंज आना एग्रीगेट डिमांड के अंदर इन्फ्लुएंस करता है आउटपुट को भी और जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसको भी। और चैलेंज किया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को, क्योंकि वो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका ये बिलीव था, उनका ये मानना था कि जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती और एक इनविजिबल हैंड है जो कि ऑटोमेटिकली मार्केट को ठीक कर देगा। तो कीन्स ने इस चीज़ को गलत साबित किया और फाउंडेशन दी जो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनकी, और जो कि पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंस कर रहे थे उस वक्त के इकोनॉमिक क्राइसिस को। उस वक्त जो है पूरी वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। सो नाउ द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को आप समझते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप ये तब होता है जब एक्चुअल लेवल जो एग्रीगेट डिमांड का एक इकॉनमी के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से, और वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और उसी से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है। और नतीजा क्या होता है फिर कि महंगाई बढ़ती है। जबकि डिफ्लेशनरी गैप की अगर हम बात करें सो जब डिफ्लेशनरी गैप आता है जब एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले में फुल एम्प्लॉयमेंट में, और उसकी वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है और आउटपुट के अंदर भी कमी आती जाती है। और ये सिचुएशन जो है वो कॉमन होती है रिसेशंस में, जब कॉन्फिडेंस लो होता है और स्पेंडिंग के अंदर हम देखते हैं कि डिक्लाइन आता है, लोग स्पेंड करना छोड़ देते हैं या बहुत कम स्पेंड कर रहे होते हैं। सो पॉलिसीज़ जो यूज़ की जाती है फिर इनके रिस्पॉन्स में इस तरह की सिचुएशन आती है तो इनके रिस्पॉन्स में पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और वो पॉलिसीज़ होती हैं फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी वहीं से आई कि फिर जो कीन्स ने कॉन्सेप्ट दिया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन का, तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी का जो है वो इस्तेमाल करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रल बैंक की तरफ से, ताकि इन गैप्स को जो है वो ख़त्म किया जाए और डिमांड को जो है वो बढ़ाया जाता है डिफ्लेशनरी पीरियड के दरमियान, और कूल डाउन किया जाता है इकॉनमी को इन्फ्लेशनरी पीरियड के दरमियान। इन्फ्लेशनरी जो फेज़ होता है, जब इन्फ्लेशनरी फेज़ होगा तो कूल डाउन किया जाएगा, यानी कि ठंडा किया जाएगा एक तरह से इकॉनमी को, और डिमांड को बढ़ाया जाएगा डिफ्लेशनरी पीरियड के दरमियान। सो अंडरस्टैंड करना इन गैप्स को जो है वो असेंशियल होता है मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और अचीव करने के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सो नाउ दी मल्टीप्लायर डॉक्ट्राइन, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल एंड देयर इंट्रैक्शन। सो मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें, मल्टीप्लायर से मुराद जो है वो कॉन्सेप्ट है कि इनिशियल जो इंक्रीज़ होता है स्पेंडिंग के अंदर, उससे क्या होता है लार्जर ओवरऑल इंक्रीज़ देखने में आता है नेशनल इनकम के अंदर।
इनिशियल इंक्रीज़ जो होगा स्पेंडिंग में वो इतना नहीं होगा, लेकिन उसका जो उसके वजह से जो होगा लार्जर इंक्रीज़ देखने में आएगा नेशनल इनकम के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट इंक्रीज़ करती है इन्वेस्टमेंट्स, तो जो रिसिट है स्पेंडिंग की, नतीजे में क्या होगा, जो स्पेंड करेंगी उससे रिपल इफेक्ट आएगा थ्रू आउट इकोनॉमी। और जो साइज़ है मल्टीप्लायर का वो डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर भी। और एक्सेलरेशन की हम बात करें तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट करता है इसको के बता इस चीज़ को बताते हुए कि इंक्रीज़ होना नेशनल इनकम का, उससे क्या होता है प्रोपोर्शनेटली लार्ज इंक्रीज़ आता है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि बिजनेस एंटिसिपेट करते हैं हायर फ्यूचर डिमांड, और जो इन्वेस्ट होता है कैपिटल गुड्स में। और इंट्रैक्शन होता है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन प्रिंसिपल के दरमियान, और उससे क्या होता है कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आती हैं इकॉनमी के अंदर। सो राइज होना इनकम के अंदर इंक्रीज़ करता है इन्वेस्टमेंट यानी कि एक्सेलरेशन, जब जो कि फर्दर इंक्रीज़ करता है इनकम यानी कि मल्टीप्लायर, और क्रिएट करता है एक फीडबैक लूप। और ये जो इंट्रैक्शन है इन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन होता है, सो ये इंट्रैक्शन जो है वो क्रूशल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए बिजनेस साइकिल और जो डिज़ाइन करने में इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।